तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम वाटर प्राइज। इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क करना, इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले तो याद रखना, ये जो कावे मदानी है ये कहां से हैं? ये ईरान से हैं, ईरानी वैज्ञानिक हैं और इन्हीं को अभी स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को याद रखना जल क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है और कावे मदानी ये अवार्ड पाने वाले सबसे युवा विजेता बन गए हैं। 44 वर्ष इनकी आयु है और इस तरह से वो पहले यूएन अधिकारी भी हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। अभी इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी यूनेस्को का जो मुख्यालय है पेरिस में, वहां पर। और एक टर्म याद रखना, वाटर बैंक्रप्सी, जल दिवालियापन, इसकी अवधारणा कावे मदानी ने ही दी है। ऐसे प्रश्न आ सकता है थोड़ा डीप में कि वाटर बैंक्रप्सी की अवधारणा ये किससे संबंधित है या किसने दी है? तो कावे मदानी। अब आप पूछोगे कि इसका मतलब क्या हो गया, बैंक्रप्सी का मतलब क्या हो गया? तो आप कह सकते हो ये एक गंभीर स्थिति है जहां किसी क्षेत्र में पानी की खपत या पानी का उपयोग प्रकृति के द्वारा उसे पुनर्भरण करने की क्षमता से बहुत अधिक हो जाता है। मतलब एक बाल्टी जितना जल्दी भर नहीं रही है उससे कई जल्दी हम उसे खाली कर रहे हैं, तो उसी को वाटर बैंक्रप्सी कहा जाता है। तो इन्होंने कहा हमारे जो भूमि जल है, हमारे जो तालाब है, हमारे जो जलाशय है, वो प्राकृतिक रूप से जितना जल्दी नहीं भर रहे हैं उतना उससे ज्यादा जल्दी वो खाली हो रहे हैं, ये इनका कहना है। ठीक है, तो ये तो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताए हैं, लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 किसे दिया गया? तो ईरानी वैज्ञानिक कावे मदानी को। पिछले साल का भी मैं आपको बता दूं 2025 का किसको मिला था? प्रोफेसर गुंटर ब्लॉशेल को मिला था, जो कि ऑस्ट्रिया से थे। इस पुरस्कार के बारे में बात करें, स्थापना होती है 1991 में और किसके द्वारा दिया जाता है? स्वीडन के राजा के द्वारा। उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण, प्रबंधन और अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को ये पुरस्कार दिया जाता है। आप पूछोगे कि अभी तक किसी भारतीय को ये पुरस्कार मिला था क्या? तो मिला है। अभी तक 4 भारतीय व्यक्तियों को और एक भारतीय संस्थान को ये पुरस्कार मिल चुका है। आप देख सकते हो वो कौन कौन है और किस किस वर्ष मिला। एक माधव आत्माराम को सबसे पहले मिला था 1993 में। बाकी फिर असित के विश्वास, बिंदेश्वर पाठक और एक संस्था है विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र। और अभी लेटेस्ट पूछोगे तो राजेंद्र सिंह को मिला था 2015 में। ये तो भारतीयों के नाम बता दिए। अब ये देखो वाटर वाला प्रश्न एक तरह से, तो वाटर से संबंधित ही आज कुछ शीट में आपको रिवाइज कराता हूँ। आपको याद होगा लास्ट टाइम जो 2024 में वर्ल्ड वाटर फोरम का 10वां एडिशन हुआ था बाली इंडोनेशिया में। अब उसके बाद होगा 2027 में इसका 11वां एडिशन वर्ल्ड वाटर फोरम का, सऊदी अरब में होगा। पीएम मोदी ने कहा जल संचय जन भागीदारी अभियान शुरू किया, तो सूरत में 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ भारत का 5वां हर घर जल राज्य बना पंजाब। उत्तर प्रदेश सरकार को जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा का इनोवेटिव इस्तेमाल करने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने पानी के संरक्षण के लिए कौन सी यात्रा शुरू की? वाटर शेड यात्रा। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ कहां पर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। इसके लिए, इस संग्रहालय के लिए हम एक जहाज को डुबोएंगे पानी के अंदर, वो है आईएनएस गुलदार। जल स्थिरता सम्मेलन वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025, इसका भी दूसरा एडिशन हुआ नई दिल्ली में। और दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री सम्मेलन, ये अभी उदयपुर में हुआ। और 2025 में जो स्टॉकहोम जल पुरस्कार दिया गया था गुंटर ब्लॉशेल को, मैंने आपको बताया भी है। और भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट ये बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बाकी हमारे जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल है, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अगला भी अच्छा प्रश्न है कि अभी हाल ही में विकसित फ्लोटिंग लिडार बॉय सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब मैंने यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा सा टिपिकल बना दिया। मैं इस प्रश्न को ऐसे ही बना सकता था कि कहां पर विकसित किया गया या कहां पर इसका परीक्षण किया गया, लेकिन मैंने उससे टिपिकल प्रश्न पूछ लिया। मैंने आपको बताया था एग्जामिनर एक ही प्रश्न को या तो सिंपल बना सकता है या बहुत टिपिकल भी बना सकता है। तो केवल वन लाइनर प्रश्न याद करने से कुछ नहीं होगा, उसके बारे में हर पॉइंट आपको जानने होंगे। तो अब कुछ इसी तरह से प्रश्न आपके सामने है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हवा की गति और दिशा मापना। अभी मैं इसके बारे में सब कुछ बताता हूं, फिर आप हर तरह से इसका प्रश्न सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि फ्लोटिंग लिडार बॉय सिस्टम क्या है। तो आप कहोगे कि ये एक समुद्र में तैरने वाला आधुनिक उपकरण है। क्या है? समुद्र में तैरने वाला एक आधुनिक उपकरण है जो क्या करेगा भैया? हवा की गति, विंड स्पीड और हवा की दिशा को मापेगा। ठीक है, ये सिस्टम क्या करेगा? मैंने आपको बताया एक समुद्र में तैरने वाला एक आधुनिक उपकरण है जो कि हवा की स्पीड और हवा की दिशा को मापने का काम करेगा। और अभी किसने बनाया है अगर ये पूछेंगे तो इसे भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो चेन्नई में स्थित है उसने इसको डेवलप किया है।
और इसका परीक्षण अभी कहां पर किया गया? तमिलनाडु में जो मोट्टम बीच है वहां पर इसका परीक्षण किया गया। यहाँ पे लिडार का क्या मतलब हो गया? लिडार की फुल फॉर्म भी आ सकती है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो लिडार की ही अगर अलग से अगर बात कर लें कि लिडार क्या है भाई, तो ये एक लेजर आधारित तकनीक है। आप फोटो में भी देख सकते हो, ये ऊपर जो लेजर निकल रही है ये एक तरह का सिस्टम हो गया, जो ऐसे मशीन में से लेजर निकलती है और ये हवा के कणों से टकरा करके वापस आती है और उसी से हवा की गति और दिशा मापी जाती है। अच्छा, ये और डीपली प्रश्न आ सकता है कि कितनी ऊंचाई तक हम हवा की गति और दिशा को माप सकते हैं? तो 300 मीटर की ऊंचाई तक। और ये मशीन जिस बोट पे रखी है, वो इस तरह की बोट आपको दिख रही है, इसी को बॉय कहते हैं। तो ये मशीन और ये नाव को मिला करके हम क्या बोल देते हैं? समुद्र में तैरने वाला ये आधुनिक उपकरण हो गया। काम मैंने आपको बता ही दिया। तो अभी हमने इसका परीक्षण कर लिया, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इससे क्या होगा? हम बेहतर मौसम का अनुमान प्राप्त कर सकेंगे, चक्रवात की सटीक भविष्यवाणी कर पाएंगे, अपतटीय पवन ऊर्जा का हम पता लगा पाएंगे। भाई, हमें हवा की गति और उसकी दिशा पता लगेगी तो हम पता कर पाएंगे कि कहाँ पर पवन ऊर्जा के लिए बेहतर जगह है। इससे नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। जलवायु अनुसंधान कर पाएंगे और आपदा प्रबंधन हम कर पाएंगे। पहले से हमें मतलब चेतावनी दे पाएंगे, जिससे हमें कम नुकसान होगा। तो ये सब इसके फायदे हैं। पूरा टॉपिक समझ में आ गया ना आपको? अब देखो, मैं आपको इसी से कितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं वो मैं करवाऊंगा। अब आपको सॉल्व करने सारे के सारे, है ना? वैसे उत्तर मैं भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप खुद कोशिश करना कि आप उत्तर कर पाओ। अभी मैंने सब कुछ पढ़ा दिया आपको। जैसे एक प्रश्न बन सकता है, बहुत सिंपल वाले प्रश्न जो बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे कि इस प्रणाली का परीक्षण अभी कहां पर किया गया? तो आप कहोगे मुट्टम बीच, जो तमिलनाडु में है। राज्य भी पूछ सकता है, तमिलनाडु आंसर हो जाएगा। फ्लोटिंग लिडार बॉय का उपयोग किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है? अब ये टिपिकल बन गया वही प्रश्न। तो कृषि में होता है क्या? नहीं। खनन में नहीं। शिक्षा में नहीं। तो अपतटीय पवन ऊर्जा में। यह प्रणाली कितनी ऊंचाई तक हवा को माप सकती है? देखो, अच्छा प्रश्न बना। तो हमने पढ़ा अभी 300 मीटर की ऊंचाई तक। फ्लोटिंग लिडार बॉय सिस्टम किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया? तो आप कह दोगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, जो कहां पर है? चेन्नई में है। एक प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि लिडार तकनीक किस पर आधारित है? इसकी फुल फॉर्म से ही प्रश्न आया, देखो। तो आंसर हो जाएगा लेजर, लाइट। एक प्रश्न लिडार पे भी बन सकता है कि लिडार की फुल फॉर्म क्या है। अब बन पाया आपसे हर तरह के प्रश्न? मजा आया? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फिर। देखो, फिर अगले में पूछ रहे हैं कि फेयर से फुर्सत योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? फेयर मतलब किराया, तो किराए से फुर्सत भी हम कह सकते हैं हिंदी में। तो ये योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? अब देखो, ऑप्शन इसके इसी तरह से टिपिकल रख दिए गए। किसका किराया? रेल का किराया, हवाई जहाज का किराया, या सड़क परिवहन का किराया? तो इसका सही उत्तर होगा, इसका संबंध है हवाई जहाज से, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसका आंसर हो जाएगा। जानते हैं इसके बारे में। तो अभी तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अभी फेयर से फुर्सत नाम से एक योजना को शुरू किया, जिसका उद्देश्य है क्षेत्रीय हवाई यात्रा को सस्ता और अधिक सुलभ बनाना है। तो योजना का उद्देश्य जरूर याद रखना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि आम लोगों को कम किराए में हवाई यात्रा उपलब्ध कराना है और छोटे शहरों को बड़े शहरों से जोड़ना है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। आप कहोगे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए तो हमारे पास उड़ान योजना भी है और इसका भी यही काम है। तो हम कह सकते हैं उड़ान योजना को ये योजना और मजबूत कर रही है। लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है, आम लोगों को कम किराए में हवाई यात्रा उपलब्ध कराना। अभी इस योजना को हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री है राम मोहन नायडू और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव, इन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा से इस योजना को हरी झंडी दिखाई और इस योजना के तहत अभी रीवा से रायपुर के बीच पहली उड़ान भी शुरू हो चुकी है। तो अगर एक लाइन में मैं आपको इसको याद कराऊं तो किराए से फुर्सत योजना का क्या उद्देश्य है कि अब हवाई यात्रा महंगी नहीं, आम आदमी की पहुंच में होगी, क्योंकि वो सस्ती हो गई। अच्छा, एक उड़ान योजना की हमने यहाँ बात करी तो उसके बारे में जान लेते हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है कि उड़ान योजना क्या है। पहले तो फुल फॉर्म याद रखना, उड़े देश का आम नागरिक। इसको नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ही 2016 में शुरू किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो छोटे शहर हो गए, टायर 2 टायर 3 वाले, उनको हवाई नेटवर्क से जोड़ना और नए एयरपोर्ट और नए रूट को विकसित करना। मतलब कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। और जो आज हमने योजना पढ़ी उसका मुख्य उद्देश्य है किराया कम करने पर। ठीक है, तो उड़ान का तो कनेक्टिविटी से संबंध हो गया और इसका किराया कम करने से संबंध हो गया, ऐसे याद रख लो। अब यहां पर भी आपके लिए इसी तरह से प्रश्न बना करके लाया हूं 4-5। अब आप खुद से एनालिसिस करना कि आपसे प्रश्न बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे। केवल जो एक वन लाइनर आपको बना के दे दिया, हमें केवल उससे ही मतलब नहीं होना चाहिए, उससे और अंदर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो अब मैं यहीं आपको करा रहा हूं। आपको बहुत सी जगह कहते होंगे ना कि वन लाइनर से काम नहीं चलेगा,
थ्योरी भी डिटेल में देखनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न पूछता है। तो एक कदम मैं ही आगे बढ़ा करके मैं आपको सारे प्रश्न यहीं पे कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा पूरा यूट्यूब में आपको कोई नहीं करा रहा, चाहे जिनके लाखों सब्सक्राइबर आते होंगे वो भी नहीं करा रहे। चलो अब आप लगाओ उत्तर। किराए से फुर्सत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या नए एयरपोर्ट बनाना है? नहीं। हवाई किराया कम करना है? हाँ। तो ये उसका उत्तर हो गया। रीवा रायपुर के बीच में जो पहली उड़ान है वो किस योजना से संबंधित है? अभी रीवा रायपुर के बीच में पहली उड़ान अभी शुरू हुई, हमने पढ़ा था, उड़ान योजना से संबंधित आप कह सकते हो। वैसे तो इसका उत्तर ये होना चाहिए फेयर से फुर्सत योजना, लेकिन फेयर से फुर्सत योजना भी उड़ान योजना को ही सपोर्ट करती है। लेकिन ऑप्शन में इस तरह से रख दिए मैंने कि इसका जो सबसे नजदीकी जो संबंध बन रहा है वो उड़ान योजना से ही बन रहा है, बाकी और से नहीं बन रहा, तो उत्तर ए को ही हमें करेक्ट मानना पड़ेगा। कई बार इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं कि डायरेक्ट जो हम पढ़ के आए ना वो आंसर नहीं मिल पाता, तो हमें नजदीकी जो उत्तर है वो ढूंढना पड़ता है। इस प्रश्न को रखने का मेरा ये उद्देश्य है, आपको छोड़ के नहीं आना है प्रश्न। अब एक ये देखो, उड़ान योजना कब शुरू हुई थी? तो बताओ, 2016 में शुरू हुई थी भाई। उड़ान योजना का मुख्य फोकस क्या है? सस्ते टिकट का है क्या? नहीं, सस्ते टिकट का इसका मतलब नहीं है। इसका तो कनेक्टिविटी बढ़ाना है। जो फुर्सत से जो आज हमने योजना पढ़ी, फेयर से फुर्सत, उसका है मुख्य उद्देश्य तो सस्ते टिकट का, इसका है कनेक्टिविटी को बढ़ाना। मेरे ख्याल से सारे प्रश्न आपसे बन गए होंगे और मजा आ रहा होगा। देखो, आप लोगों को पता है मैं डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ आपकी वीकली और मंथली भी या टॉपिक वाइज भी मैंने शुरू किया था, और मैंने आपको पहले कहा भी था कि देखो मैं फिर से शुरू कर रहा हूं, लेकिन रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर हम इसको बंद कर देंगे। वही चीज होती है, रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो फिर अब मैंने उनको बंद कर दिया है, क्योंकि उनको बनाने में मुझे मेहनत करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, लेकिन रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है। वो एनर्जी, वो समय मैं फिर जो चल रहा है उसी को बेहतर करने में लगाऊं तो फिर वही बेटर रहेगा। टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। अब आप लोग सच सच बताना, ये जिस तरह से मैं हमने आपको अभी प्रश्न करवाए, अभी मेरा प्रेजेंटेशन का भी आप तरीका देख रहे होंगे, वो भी काफी चेंज हो गया है। बहुत सिंपल और स्वीट तरीके से मैं आपको चीजों को समझा रहा हूँ। हर पॉइंट आपको टच करने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रश्न कहीं से भी गलत ना हो। और उसमें भी ये अब इस तरह से मैं आपको अलग अलग प्रश्न करा रहा हूँ, इसमें भी बहुत मेहनत लगती है। एक ही क्वेश्चन से हम किस किस तरह से प्रश्न बना सकते हैं। अगर आप लोगों को ये पैटर्न अच्छा लग रहा है, चलो वीकली वगैरह में तो आपने सपोर्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, बहुत से बच्चों को नहीं पढ़ना होता वीकली, ठीक है, उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर ये पैटर्न आपको अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि नहीं हमारे एग्जाम के लिए ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि सब एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, टाइम पास के लिए कोई नहीं पढ़ रहा, तो कम से कम इसे आप सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि इसमें भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है। अब इसे सपोर्ट जरूर करेंगे आप, तो हम इसे आगे और कंटिन्यू रखेंगे। अभी एक एक दो दो क्वेश्चन में ये पैटर्न रख रहा हूं मैं, अगर वीडियोस को सपोर्ट मिलेगा तो आगे और क्वेश्चन में भी इस तरह के अच्छा सपोर्ट मिलता है तो सभी क्वेश्चन में मैं, चाहे फिर टाइम बढ़ जाएगा, टाइम तो बढ़ेगा ऑब्वियस सी बात है, 2-4 मिनट बढ़ सकते हैं, तो डिपेंड करेगा। आप लोग सपोर्ट करें अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों को जोड़ें, तो हम इस पैटर्न को हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और मजा आ जाएगा पढ़ने में। आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं मैं। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में लीजन ऑफ ऑनर के कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बन गए? तो आंसर होगा जावेद अशरफ बन गए हैं। तो याद रखेंगे, फ्रांस का प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर के कमांडर रैंक, जो कि इस ऑनर का, इस सम्मान का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, तो उससे सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय राजदूत बन गए हैं जावेद अशरफ। और ये पुरस्कार उन्हें भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। अब आप शायद थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया ये लीजन ऑफ ऑनर तो समझ में आ गया, मतलब इनका कोई सम्मान होगा, लेकिन उसमें आप जो बात कर रहे हो कि इस ऑनर के कमांडर रैंक, जो कि इसका तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, ये क्या मतलब हो गया? तो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, ताकि कभी इस तरह का प्रश्न आए तो अब आगे आप कंफ्यूज ना हो। देखो, लीजन ऑफ ऑनर ये हमने कहा फ्रांस का एक सम्मान है, और इसके अंदर 5 रैंकिंग में सम्मान दिए जाते हैं। जैसे यूं समझो पद्म पुरस्कार होता है हमारा, तो हमने क्या कह दिया, पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, तो हम पूछेंगे कि कौन सा पद्म पुरस्कार, तो उसमें रैंकिंग वाइज हमने 3 ऑर्डर में जमा दिए भैया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। सबसे ऊंचा कौन सा है? पद्म विभूषण, फिर दूसरा सर्वोच्च है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। तो इस तरह से रैंकिंग कर दी, तो उसी तरह से इनका भी है, ये लीजन ऑफ ऑनर में ये 5 रैंकिंग कर देते हैं, 5 कैटेगरी डाल देते हैं। तो सबसे ऊंचा होता है इसमें ग्रैंड क्रॉस, फिर ग्रैंड ऑफिसर, फिर तीसरा हो गया कमांडर, फिर चौथा हो गया ऑफिसर और 5वां हो गया नाइट या शेवेलियर। तो अभी जो इनको दिया जा रहा है, ये लीजन ऑफ ऑनर में कौन सा दिया जा रहा है? लीजन ऑफ ऑनर का कमांडर वाला दिया जा रहा है। तो हमने कहा ना, तीसरा सर्वोच्च सम्मान। और इसका जो सर्वोच्च वाला है ग्रैंड क्रॉस, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल चुका है, 2023 में दिया गया था।
ग्रैंड क्रॉस लीजन ऑफ ऑनर, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इस सम्मान की अगर मैं थोड़ी सी डिटेल बताऊं आपको, तो इस सम्मान को ये जो लीजन ऑफ ऑनर है, इसको 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने शुरू किया था और ये फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ठीक है भैया। अब अवार्ड वाला प्रश्न है कुछ, चलो इंपॉर्टेंट अभी लेटेस्ट जो अवार्ड है वो आपको रिवाइज करवाते हैं। एक हम बात करेंगे कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम की। तो अभी शिकागो यूनिवर्सिटी का प्रतिष्ठित एल्यूमिनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री बने। रंगमंच में उत्कृष्टता के लिए 2026 का मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमोल पालेकर को। 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला आर वेर्रामुत्थु को, तमिल भाषा से हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 रूबल नागी को मिला। अभी 2025 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा हो गई, 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, 3 बता रहा हूं मैं आपको। हिंदी का ममता कालिया को मिला जो उत्तर प्रदेश से हैं, इनके मेमोयर जीते जी इलाहाबाद के लिए। अंग्रेजी का मिला नवतेज सरना को, ये पंजाब से हैं, इनकी नॉवल क्रिम्सन स्प्रिंग को। और राजस्थानी का मिला है जितेंद्र कुमार सोनी को, ये जयपुर जिला कलेक्टर है, इनकी कहानी संग्रह भार खमा के लिए। उसी तरह से 2026 का प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार वीणा वादक जयंती कुमार रेश को दिया गया। और याद रखना, संगीत कलानिधि पुरस्कार को ऑस्कर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक भी कहा जाता है। और इसी का भी नृत्य कलानिधि पुरस्कार मिला था नरेंद्र जी को, भारतनाट्यम से संबंधित है। एमपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2026 एक भारतीय खगोल भौतिकी वैज्ञानिक को मिला, यशवंत गुप्ता नाम है। और अभी नीता अंबानी को भुवनेश्वर में कीस मानवतावादी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना, बार बार मैं इतनी बार रिवाइज कराऊंगा कि आप भूल ही नहीं पाओगे। शर्त क्या है, वीडियो को ध्यान से देखना है और डेली देखना है, मिस नहीं करनी क्लास। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को किस सम्मान से नवाजा गया? तो आंसर होगा नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो टाटा समूह के अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन, और अभी इन्हीं को किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा मानद नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, शॉर्ट में बोलोगे तो केबीई अवार्ड बोल दो, और उसी से अभी इनको सम्मानित किया गया है। क्यों मिला? तो ब्रिटेन भारत व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। केबीई ब्रिटेन का एक उच्च सम्मान है या सर्वोच्च सम्मानों में से एक है, जो वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। तो अभी टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को दिया गया है, ये ध्यान में रखना। अब ये भी एक अवार्ड वाला ही प्रश्न है, कुछ और अवार्ड वाले प्रश्न है वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, एक अलग शीट है। जैसे साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय कहते हैं उसको, पीएम मोदी को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मारियांगेला हंगरिया ब्राजील से हैं। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 एक अखबार है ला प्रेंस निकारागुआ का, उसे। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान मिला था भुवन रिबू को, ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय वकील है। फ्रांसीसी सम्मान 2025 पायल कपाड़िया को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला को। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 डॉक्टर अच्युत सामंत को। और वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 पी शिवकामी को। सर्वोच्च अवार्ड स्कॉच अवार्ड पुलिस एवं सुरक्षा प्रणाली को ये दिया जाता है, उत्तर प्रदेश की पुलिस को मिला है। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 दिया गया था राजेश उन्नी को। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि विश्व ग्लेशियर दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 21 मार्च को। तो ये दिवस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ये इसका दूसरा संस्करण आप कह सकते हो, दूसरी बार मना रहे हैं। हर साल अब से ये विश्व ग्लेशियर दिवस हम 21 मार्च को ही मनाएंगे, पहली बार इसे 2025 में शुरू किया था। उद्देश्य है दुनिया भर के ग्लेशियर के संरक्षण, उनके तेजी से पिघलने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करना। अच्छा, इस बार की थीम क्या है? साइंस मस्ट इन्फॉर्म एक्शन, ये इस बार की थीम है। और आपको याद होगा पिछले वर्ष को हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर कंजर्वेशन के रूप में भी मनाया है। अब ध्यान से सुनना भैया, 21 मार्च को कई सारे दिवस मनाए जाते हैं। ये देखो आप, ये 4-5 दिवस हैं, मैं आपको बता दूं एक साथ सारे। जैसे कि अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट भी 21 मार्च को होता है, इसकी थीम है वन और अर्थव्यवस्था। 21 मार्च को ही विश्व कठपुतली दिवस, वर्ल्ड पोएट्री डे। विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोएट्री डे। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। और नस्लीय भेदभाव उन्मूलन का अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 दिवस हम 21 मार्च को मना रहे हैं। अब चलो एक बार फिर से मैं आपको मार्च के जो भी इंपॉर्टेंट डेज है वो रिवाइज करवा दूं।
तो 1 मार्च को 3 दिवस होते हैं, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 9 मार्च को कॉमनवेल्थ डे। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस। 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया। उसके बाद 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस। 18 मार्च को वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, और अभी 2-3 दिवस हम और मना चुके हैं। आप बताओ कौन कौन से दिवस अभी हमारे छूट गए। एक तो 19 तारीख को हमने राजस्थान दिवस मनाया था, और 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया था, ये आप बताओ कमेंट करके। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि रिसा टाइमलेस ट्राइबल ब्रांड अभी किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। तो जनजातीय मामलों का मंत्रालय है, जिसके मंत्री हैं जुएल ओराम। अभी इन्होंने ही अभी 18 मार्च को नई दिल्ली में रिसा टाइमलेस ट्राइबल नाम से एक प्रीमियर ब्रांड लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत के जनजाति यानी कि ट्राइबल कला को, उनकी बुनाई को, हस्तशिल्प को और कढ़ाई को वैश्विक पहचान दिलाना है। तो इस ब्रांड को अभी नई दिल्ली में हमारे जो केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं जुएल ओराम, उन्होंने ही लॉन्च किया है। और ये ब्रांड ट्राइफेड के अंतर्गत काम करेगा। मतलब जो आदिवासी लोग हैं वो जो भी चीजें बना रहे हैं, जो भी बुनाई कर रहे हैं, हस्तशिल्प बना रहे हैं या जो भी बना रहे हैं, उसको अब इस ब्रांड के अंतर्गत बेचा जाएगा। इस ब्रांड नाम से बेचा जाएगा, यूं समझ सकते हो। और ऐसा करने से फायदा क्या होगा? जनजातीय कारीगरों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, भारत की सांस्कृतिक पहचान वैश्विक स्तर तक पहुंचेगी और ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। और ये जो रीसा शब्द हमने लिया है ना इस ब्रांड के लिए, वो त्रिपुरा का एक हाथ से बुना हुआ शॉल है, उसको भी रीसा कहते हैं, तो वहीं से ये शब्द उठाया गया है। अब जनजातियों से संबंधित ये प्रश्न है, तो चलो उसी से संबंधित कुछ कराता हूं मैं आपको प्रश्न। मंत्री जी तो हमने देख लिए जुएल ओराम। आपको याद है पहला जनजातीय खेल महोत्सव मनाया गया था, उत्सव में जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। आदिवासियों की बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बना था, वायनाड जिला केरल का है। पीएम मोदी ने कहां पर समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा तेलंगाना में। और न्योकुम युलो उत्सव ये मनाया गया था अरुणाचल प्रदेश में निशी जनजाति के द्वारा। अलिये लिगोंग उत्सव असम में मनाया गया मिसिंग जनजाति के द्वारा। वांगला त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? गारो जनजाति के द्वारा मेघालय में। लोसार त्योहार मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और मोदवेत त्योहार ये टोडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है तमिलनाडु में। लोंगटे महोत्सव निशी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। आदि कर्मयोगी पहल जनजाति मंत्रालय ने इसको शुरू किया था। पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय पर समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था भुवनेश्वर में। आदिवाणी एप्लीकेशन को जनजातीय मंत्रालय ने लॉन्च किया था, ये भारत का पहला एआई आधारित ट्रांसलेटर बना था। और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ही दुनिया का पहला आदिवासी डिजिटल विश्वविद्यालय लॉन्च किया था, जिसका नाम है आदि संस्कृति। ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना भैया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा 2-3 प्रश्न और हैं क्या, ये भी देख लो। अभी पहला राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव का आयोजन भी हुआ था इम्फाल मणिपुर में। और जनजातीय कला महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। भारत जनजातीय महोत्सव का आयोजन अभी ट्राइबल फेस्ट जो हमने पढ़ा था नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? तो आंसर होगा साध्वी निरंजन ज्योति को। तो साध्वी निरंजन ज्योति, अब इनको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो भारत में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा, उनके कल्याण के लिए ये एक संवैधानिक निकाय है। और अगर बात करें इसी की, तो इसे 1993 में वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था सबसे पहले। फिर बाद में 2018 में 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 बी के तहत इसका उल्लेख आपको मिल जाएगा। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। ये प्रश्न भैया एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। वैसे अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में आपको रिवाइज करवाता हूँ। 2026 वाले रिवाइज कराता हूँ। अभी अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष बनाया गया था एम वेंकैया नायडू को। इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ बने थे नागेश कपूर।
भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कोच सोजर्ड मारीजने नीदरलैंड से हैं। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी बने रविंद्र कुमार अग्रवाल। चमड़ा निर्यात परिषद के अध्यक्ष बने रमेश कुमार जुनेजा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष ए.के. बालासुब्रमण्यम। नितिन नबीन जो पटना बिहार से बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वैसे 12वें नंबर के बने। नीति आयोग के भी सीईओ बनी थी, अंतरिम प्रभार मिला है नीति छिब्बर को। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रसन्ना कुमार बने। इंडियन आर्मी के वाइस चीफ भी बन गए अभी धीरज सेठ। 18वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है जिसको भारत होस्ट कर रहा है इस साल, उसमें भारत के शेरपा बनाए गए थे सुधाकर दलेला। देश की पहली खुले तौर पर क्वीर राज्यसभा सांसद कौन चुनी गई थी? मेनका गुरुस्वामी पश्चिम बंगाल से हैं। मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी नेमचा किपगेन। आत्मा के अध्यक्ष बने थे अरुण मामेन। आत्मा मतलब ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। मणिपुर के नए सीएम बने थे युमनाम खेमचंद सिंह। और अभी हमने पढ़ा था नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद कौन बनी थी? भूमिका श्रेष्ठ बनी थी। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 118वां देश ये कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा रोमानिया। देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हम अगर बात करते हैं तो इसका अगर मुख्य उद्देश्य की अगर पहले बात करें तो सस्ती और स्वच्छ सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना, जलवायु परिवर्तन से लड़ना और विकासशील देशों में ऊर्जा पहुंच बढ़ाना। और इसको स्थापित किया गया था 2015 में COP 21 के दौरान भारत और फ्रांस ने मिलकर के। इसका मुख्यालय आपको गुरुग्राम हरियाणा में मिलेगा। एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान आप कह सकते हो जिसका मुख्यालय भारत में है। इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल, याद रखना भैया, पहले थे अजय माथुर, अभी आशीष खन्ना है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, अब आशीष खन्ना बन चुके हैं। हमने देखा था कि पहले अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन ये नई दिल्ली में हुआ था, आयोजन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने ही किया था। इसका 100वें नंबर का फुल मेंबर बना था पराग्वे, 101वें नंबर का फुल मेंबर नेपाल बना था और 107वां बना था मालदोवा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए 2030 तक $100 बिलियन जुटाना है। वैसे अगर ये प्रश्न बन जाए कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना था? मॉरिशस बना था। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां पूर्ण सदस्य देश मालदोवा बना था पिछले साल ही। अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा कर दी थी। बाकी देखो, अगर रोमानिया की बात कर ले, रोमानिया की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये रहा मैप में रोमानिया। कैपिटल बुचारेस्ट होती है, करेंसी है रोमानियन ल्यू और प्रेसिडेंट कौन है? निकोसोर डैन है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा असम में किया है। तो ये है लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना, लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और अभी मोदी जी ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया है। ये 120 मेगावाट क्षमता का रन ऑफ रिवर यानी कि बिना बड़े जलाशय वाली जल विद्युत परियोजना है। कहां पर स्थापित किया गया इस परियोजना को? कहां पर है? तो असम में है। और इसको बनाने के लिए वित्तीय सहायता किसने की है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। और किस पे बना है? कोपिली नदी पे। ये ब्रह्मपुत्र नदी की दक्षिणी तट की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो अगर एक लाइन में आप इसे बोलोगे तो अभी कोपिली परियोजना जो असम में है, कोपिली नदी पर बनी ये 120 मेगावाट की रन ऑफ रिवर हाइड्रो परियोजना है। वित्तीय सहायता दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ये ध्यान रखो। बाकी देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से कुछ और प्रश्न आपके न्यूज में रहते हैं, मैं आपको करवाता हूं जो इंपॉर्टेंट है। अभी देश की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना सुबनसिरी लोअर की पहली इकाई शुरू की गई थी। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। किस नदी पर? सुबनसिरी नदी पर, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। वैसे इसकी टोटल क्षमता की बात करेंगे 2000 मेगावाट है। इसमें टोटल 8 यूनिट है जिसमें से अभी पहली शुरू की गई है। और पहली यूनिट भी कौन से नंबर की शुरू की गई? दूसरे नंबर की। जब ये पूरी हो जाएगी ना, जब ये 8 के 8 यूनिट शुरू हो जाएगी तो ये देश की सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बन जाएगा। उसके अलावा अभी पर्यावरण मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बन रही दुलस्ती द्वितीय चरण की जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। लागत आएगी 3200 करोड़ रुपए। टोटल जब इसकी बन जाएगी तो क्षमता कितनी है? 260 मेगावाट की है। 130 की 2 यूनिट है। उसके अलावा केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में कलाई द्वितीय हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। तो ये कलाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर है? लोहित नदी पर है। क्षमता है 1200 मेगावाट। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। उसके अलावा एक पॉइंट ये देखो, अभी भारत का पहला हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्लांट ये पंजाब के नांगल नहर में शुरू हुआ था। इस प्रोजेक्ट का नाम है नांगल कैनाल प्रोजेक्ट। ये देश का पहला हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट है।
जो कि मेगावाट स्केल पर बन रहा है। और इस नागल केनार प्रोजेक्ट की टोटल कैपेसिटी होगी 1 मेगावाट, पर टरबाइन की होगी 250 किलोवाट। ये एक प्रश्न देखो, ये प्रश्न एग्जाम में आया था आपके, कि भारत का पहला पनबिजली संयंत्र यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कहां पर स्थापित किया गया था? तो आंसर होगा दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। कब? 1897 में। लेकिन उस वक्त इसकी जो क्षमता थी वो 130 किलोवाट थी मात्र। लेकिन उस वक्त भी केवल ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था। और उसके अलावा ये पॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हैं कि कावेरी नदी पर शिव समुद्रम का जो 4.5 मेगावाट का पावर प्लांट है, ये 1902 में शुरू हुआ था और ये भारत का पहला वाणिज्यिक जल विद्युत संयंत्र बना था। ठीक है, ध्यान रख लेना क्योंकि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। बाकी ये थे आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी पीडीएफ और इसकी क्विज डेली आपको अवेलेबल होती है फ्री में अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करवाते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा था कि अभी गुड़ी पड़वा नव वर्ष कहां पर मनाया गया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। फिर पूछा अभी भारत में विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन कहां पर होगा? भुवनेश्वर में। भारतीय सेना ने किस राज्य की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास किया? तो उत्तर प्रदेश। फिर पूछा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भव्य योजना को मंजूरी दे दी, इसका पूरा नाम क्या है? भारत औद्योगिक विकास योजना। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य के कलिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया? तो उत्तर प्रदेश। और विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है, क्यों? गौरैया के संरक्षण के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए। और फिर पूछा भारत सरकार ने किस देश के साथ प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के लिए समझौता किया? इंडोनेशिया। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया नीता अंबानी को? फिर पूछा अभी नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है भूमिका श्रेष्ठ। और आखिरी प्रश्न पूछा था अभी भीम पेमेंट एप्लीकेशन के लिए अभी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था भारत का पहला ह्यूमैनिटेरियन फर्स्ट एआई सिटी ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। आप सभी ने प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।